नवाज शरीफ ने अपने देश की संसद का संयुक्त सत्र बुलाया तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके देश की विपक्षी पार्टियां शायद उनका साथ देंगी, उनके साथ खड़ी रहेंगी। वो भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे और उन्हें अपने विरोधियों का भी साथ इस मामले में मिल जाएगा। लेकिन असलियत में इसका ठीक उल्टा हुआ। उनके विरोधियों ने इस मौके का फायदा उठाकर नवाज शरीफ को यह बता दिया कि पाकिस्तान एक कमजोर और तन्हा मुल्क बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान में सरकार कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और यहां तक कि पाकिस्तान के राजदूत भी सिर्फ सेना के लिखे संदेशों को ही पढ़ते हैं। पाकिस्तान की सेना के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सभी देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसी है जिसके पास अपने इशारों पर नाचने वाला पूरा एक देश है, पूरी एक सरकार है। जाहिर है, जब सेना किसी देश पर नियंत्रण रखती है तो उसे युद्ध करने से और युद्ध की बातें करने से शक्ति मिलती है। अगर पाकिस्तान की सेना युद्ध की बातें नहीं करेगी, युद्ध की तैयारियां नहीं करेगी, भारत जैसे देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ेगी, तो फिर वहां की सेना का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसी बात का एक पहलू यह भी है कि अगर पाकिस्तान की सेना युद्ध वाली अपनी मजबूरी को भूल जाए तो फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी सेना रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे सेना की शक्ति कम होगी। यह ऐसी बात है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, और अगर आप इस विषय को समझ लेंगे तो फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर किस तरह काम करता है। देश और दुनिया के मौजूदा माहौल में पाकिस्तान की अंतरात्मा को अच्छी तरह जानना और पहचानना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सेना ही देश चलाती है और देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेना द्वारा ही संचालित की जाती हैं। पाकिस्तान में सेना करीब 20 अरब डॉलर यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स खुद चलाती है। पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए 5 फाउंडेशंस बनाए हैं, जिनके नाम है फौजी फाउंडेशन, शहीद फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इन सभी संस्थाओं की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में होती है और ये सारे अफसर इन संस्थाओं से खूब पैसा कमाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। जी हां, पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। अब आप सोच सकते हैं कितनी जमीन वहां की सेना ने हथियाई हुई है। पाकिस्तान में सैन्य अफसरों को कौड़ियों के भाव जमीनें दे दी जाती हैं और इन जमीनों को वहां के सैनिक अफसर मार्केट रेट पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान में सेना कई बड़ी कंपनियां चलाती हैं जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स काबिज हैं। यानी पाकिस्तान में सेना का अपना खुद का एक पूरा सिस्टम है, अपनी खुद की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद हंसी भी आएगी कि पाकिस्तान की सेना कॉर्नफ्लेक्स, अनाज, आटा, शहद, चॉकलेट्स और कस्टर्ड पाउडर तक बनाती है। और आपको यह भी बता दें कि भारत से कश्मीर छीनने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना रेडीमेड खीर भी बनाती है। आप लोगों के मन में यह सवाल अब जरूर उठ रहा होगा कि जब पाकिस्तान की सेना का देश की इंडस्ट्रीज और जीडीपी पर इतना नियंत्रण है तो फिर वहां की सेना तख्ता पलट क्यों नहीं कर रही? वो सब कुछ अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती? सरकार को क्यों चलने दे रही है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा करने से पाकिस्तान की सेना को वित्तीय नुकसान हो जाएगा। दरअसल वर्ष 2010 में अमेरिका ने कैरी लूगर नामक एक बिल पास किया था। इस बिल के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को हर साल 10,000 करोड़ रुपए देता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ अपने नागरिकों के लिए, उनके हितों के लिए ही कर सकता है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है और सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली इस वित्तीय मदद को रोक देगा। इस बिल के तहत पाकिस्तान को यह रकम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ही मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा है और अमेरिका भी कई बार पाकिस्तान को दी जाने वाली यह मदद रोकता रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में औपचारिक तौर पर शायद ही कभी तख्ता पलट होगा, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में पाकिस्तानी सेना को मिलने वाले अरबों डॉलर्स उसके हाथ से निकल जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है।
इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है और पाकिस्तान की नीतियां अब वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां की सेना तैयार करती है। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जरिए और सीमा पर गोलीबारी के जरिए भारत को युद्ध के लिए हमेशा उकसाती रहती है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार उकसाने के बावजूद भी भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की और जब भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध किया है उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। 1957 से 1965 तक पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख रहे असगर खान ने 2011 में पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने माना था कि हर बार पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हर युद्ध में पाकिस्तानी सेना हार गई। असगर खान ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी माना था कि भारत कभी पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। 1971 में बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचाने के लिए ही भारत ने युद्ध में हिस्सा लिया था। यहां आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की सेना युद्ध के बगैर नहीं रह सकती क्योंकि युद्ध उसकी व्यापारिक जरूरत है। जब पाकिस्तान सीधे युद्ध नहीं कर पाता तो वो आतंकवादी भेजकर भारत पर हमला करता है और उकसाने की कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का ये 4 साल पुराना इंटरव्यू आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने असगर खान के इस इंटरव्यू के कुछ हाइलाइट्स आज आप सब के लिए तैयार किए हैं। इन हाइलाइट्स को देखने के बाद आपको भी यह पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के लिए युद्ध सिर्फ और सिर्फ शुद्ध व्यापार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम इसको नाबूद कर देंगे, उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। पाकिस्तान कोई म्यांमार नहीं है बल्कि जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया, जबकि सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पाकिस्तान की सेना हमेशा युद्ध के बुखार से तपती रहती है। अक्सर ये बुखार पाकिस्तान की सेना के सिर पर चढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान को युद्ध खेलने में क्या मजा आता है? हमारी बहादुर अफवाज पेशा वराना महारत और शुजाअत व बहादुरी की ताबिंदा रवायात के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो हम इसको नाबूद कर देंगे, उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। दरअसल युद्ध और आतंकवाद पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी का ईंधन यानी फ्यूल है और इस मशीनरी को चलाने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने नागरिकों को युद्ध की आग में झोंकती रहती है। हमने हर जंग हमने शुरू की, 65 की हमने शुरू की, 72 की हमने 72 की, 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। 65 को तो आपने बता दिए। 72 के क्या था, उनकी इलेक्शन हुई थी, बिल्कुल जी वो भाग नहीं जाते पाकिस्तान, उनको शौक था हुकूमत करने का। चाहे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार हो या फिर सैन्य सरकार, युद्ध पाकिस्तान की व्यापारिक मजबूरी है। इसलिए एक नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हैं और हर बार हार का सामना किया है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान भी मानते हैं। तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए और फौज थोड़ी सी वहां रह गई और इंडिया ने अपनी फौज भेजी, उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को 3 हफ्ते के बाद 14 अगस्त के बाद। वो नहीं हुआ था एक्सीड, इंतजार करता पाकिस्तान शायद कुछ करे। तो हमने वो जंग हमने शुरू की और जो उसके नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। फिर 1965 की जंग थी, हमारे टैंक भेजे गए अखनूर के पीछे। अखनूर हिंदुस्तान का इलाका था जी, कब्जे में था,
उनके पीछे टैंक भेजे गए हैं, फौज भेजी गई है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो इंडिया रिएक्ट करेगा। तो मैंने अयूब खान से इंटरव्यू मांगा और 3 सितंबर को मुझे उसने मुलाकात का टाइम दिया। मैं अयूब खान के पास गया, मैंने कहा जी आपने हिंदुस्तान के साथ जंग करने का फैसला कर लिया है? कि तुम्हें किसने बताया? हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। तो आया बाद में जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। 1957 से 1965 तक पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख रहे असगर खान का ये इंटरव्यू करीब 5 वर्ष पुराना है। लेकिन जो असगर खान बोल रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा सत्य है जिससे पाकिस्तान जितना भी मुंह मोड़ ले, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकता। उनकी इलेक्शन हुई थी, बिल्कुल जी, वो भाग नहीं जाते पाकिस्तान, उनको शौक था हुकूमत करने का, करते लोग उनके खुद अपने लोग उनके खिलाफ मुखालफत करते मुजीबुर रहमान की। इनने कहा कि मौल को हक नहीं हुकूमत करने का। अंदाज़ा लगाए ये कैसे मुल्क चल सकता था। तो वहाँ हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो और वैसे भी तारीख में कोई 2-3 हज़ार साल से हमले होते रहे। ये फौज, अभी फौज देखिए ना, 40% बजट फौज पर खर्च होती है, 1% तालीम पर। मलेशिया में 30% बजट जो है तालीम पर खर्च होती है, इंडोनेशिया में भी होती है तकरीबन इतनी, यहाँ 1%। तो ये कौम को जहालत की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे भी जायल है इस वक्त, और जहालत चाहते हैं ताकि ये बैठे रहें। पाकिस्तान के पास अपनी सेना नहीं, बल्कि वहां की सेना के पास पाकिस्तान नाम का एक मुल्क है। और पाकिस्तान की सेना दूसरे देशों में आतंकवाद बेचने के साथ साथ अपने लोगों को आटा, दाल, चावल, वॉशिंग पाउडर और खीर तक बेचती है। पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान के उद्योग धंधों पर कब्जा है। पाकिस्तान की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना के जेब में जाता है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सेना के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम या फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस में आप अपने घर के चौकीदार को कहेंगे कि यार तू बता आज आपको खाना क्या खाना है? पाकिस्तान अपने चौकीदार से कह रहा है कि यार मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ दो। यही कर रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज। हमारा चौकीदार था ना पाकिस्तान का, उसको आपने बाप बना के रखा हुआ। वो खिजाब लगाए, बड़ी बड़ी मूछें लगाए हुए अजीब किस्म के पाकिस्तानी फौजी जो इंडिया से लड़ नहीं सकते, पाकिस्तानी को मारते रहते हैं। हर 2-4 साल बाद कोई 1-2 हज़ार पाकिस्तानी मार देते हैं, खत्म। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों पाकिस्तान की सेना सिर्फ भारत के साथ युद्ध के सपने देखती है और इसमें वहां की सरकार भी सेना का साथ क्यों देती है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और एक पड़ोसी के तौर पर भारत एक शांति पसंद मुल्क है। कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान को इतनी भारी भरकम सेना की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब किसी देश को वहां की सेना ही चलाने लगे तो फिर युद्ध उसके लिए शुद्ध मुनाफे का जरिया बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान भले ही यह दावा कर रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दोस्त बहुत सारे देश उसके साथ हैं और भारत अलग थलग पड़ रहा है, ऐसा दावा है नवाज शरीफ का। हमारे देश में भी कई नेता ऐसा ही मानते हैं कि भारत अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब हम पाकिस्तान को जबरदस्त झटका देने वाला एक बयान आपको सुनवाना चाहते हैं। यह बयान ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन का है, जो पाकिस्तान को आज उसकी हैसियत बताएंगे। पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर चर्चा कर रही है और हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक सेमिनार हुआ जिसका विषय था इज पाकिस्तान अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और परपेट्रेटर, यानी पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है या साजिशकर्ता। इस सेमिनार में ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान का आतंकी चरित्र उजागर कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो आतंकवाद का शिकार है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की हकीकत जानती है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि स्पॉन्सर है। जिस वक्त बॉब ब्लैकमैन ये बयान दे रहे थे, जी न्यूज की टीम वहां पर मौजूद थी और हम चाहते हैं कि बॉब ब्लैकमैन की बात आज पूरे पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को और उनके पाले हुए आतंकी हाफिज सईद को
गौर से सुननी चाहिए। Is that under United Nations resolutions, the official position of the Indian government and beyond, the stated position, and quite clearly, is that the whole of Jammu and Kashmir is part of India, and an integral part of India, and that's where we should be starting from. So the illegal occupation of any part of Kashmir by Pakistan should cease, and therefore the whole of the state retained within India, and then security can be maintained. The current position is, of course, that there is frequent, well-documented evidence of infiltration across the line of control into Kashmir and beyond, which creates the undercurrent of both of terrorists, and this is quite, and when we talk about rational people, these are deliberately rational people. These are not hotheads. These are people that see a political and religious purpose towards cleansing, ethnically cleansing the Kashmir Valley of anyone who is not a Muslim. There have been the frequent attacks, state-sponsored attacks on India more broadly, both in the Punjab and beyond, and at each case they can be traced back to emanating from Pakistan. Well, I start from the principle that the whole of Jammu and Kashmir is part of India. That means that Pakistan should leave the illegally occupied part of Kashmir that they've been in since 1947, so that the whole of the state of Jammu and Kashmir can be reunited as part of India, as was already intended by the Maharaja, so that we can get to a position whereby India can secure its borders and secure the position on a security basis within those borders, help and assist the whole of the citizens of Jammu and Kashmir to live in peace and harmony, restore the security that's desperately required. We clearly have a problem that Pakistan is responsible for state-sponsored terrorism coming across the line of control into Kashmir, into the Kashmir Valley, and beyond into other parts of India. This can no longer be tolerated. So we've got to speak out, we've got to be clear on this position and make sure that not only the position of the Indian government is maintained, but also the UK government makes clear that what is going on with the economic corridor, which is being put in between China and Pakistan and encircling India, the biggest democracy in the world, is completely and utterly unacceptable. नवाज शरीफ ने अपने देश की संसद का संयुक्त सत्र बुलाया तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके देश की विपक्षी पार्टियां शायद उनका साथ देंगी, उनके साथ खड़ी रहेंगी। वो भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे और उन्हें अपने विरोधियों का भी साथ इस मामले में मिल जाएगा। लेकिन असलियत में इसका ठीक उल्टा हुआ। उनके विरोधियों ने इस मौके का फायदा उठाकर नवाज शरीफ को यह बता दिया कि पाकिस्तान एक कमजोर और तन्हा मुल्क बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान में सरकार कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और यहां तक कि पाकिस्तान के राजदूत भी सिर्फ सेना के लिखे संदेशों को ही पढ़ते हैं। पाकिस्तान की सेना के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सभी देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसी है जिसके पास अपने इशारों पर नाचने वाला पूरा एक देश है, पूरी एक सरकार है। जाहिर है, जब सेना किसी देश पर नियंत्रण रखती है तो उसे युद्ध करने से और युद्ध की बातें करने से शक्ति मिलती है। अगर पाकिस्तान की सेना युद्ध की बातें नहीं करेगी, युद्ध की तैयारियां नहीं करेगी, भारत जैसे देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ेगी, तो फिर वहां की सेना का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसी बात का एक पहलू यह भी है कि अगर पाकिस्तान की सेना युद्ध वाली अपनी मजबूरी को भूल जाए तो फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी सेना रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे सेना की शक्ति कम होगी। यह ऐसी बात है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, और अगर आप इस विषय को समझ लेंगे तो फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर किस तरह काम करता है। देश और दुनिया के मौजूदा माहौल में पाकिस्तान की अंतरात्मा को अच्छी तरह जानना और पहचानना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सेना ही देश चलाती है और देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेना द्वारा ही संचालित की जाती हैं। पाकिस्तान में सेना करीब 20 अरब डॉलर यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स खुद चलाती है।
पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए 5 फाउंडेशंस बनाए हैं, जिनके नाम है फौजी फाउंडेशन, शहीद फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इन सभी संस्थाओं की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में होती है और ये सारे अफसर इन संस्थाओं से खूब पैसा कमाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। जी हां, पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। अब आप सोच सकते हैं कितनी जमीन वहां की सेना ने हथियाई हुई है। पाकिस्तान में सैन्य अफसरों को कौड़ियों के भाव जमीनें दे दी जाती हैं और इन जमीनों को वहां के सैनिक अफसर मार्केट रेट पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान में सेना कई बड़ी कंपनियां चलाती हैं जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स काबिज हैं। यानी पाकिस्तान में सेना का अपना खुद का एक पूरा सिस्टम है। अपनी का ये 4 साल पुराना इंटरव्यू आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने असगर खान के इस इंटरव्यू के कुछ हाइलाइट्स आज आप सब के लिए तैयार किए हैं। इन हाइलाइट्स को देखने के बाद आपको भी यह पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के लिए युद्ध सिर्फ और सिर्फ शुद्ध व्यापार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम नेस्तनाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। पाकिस्तान कोई म्यांमार नहीं है, बल्कि जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया, जबकि सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पाकिस्तान की सेना हमेशा युद्ध के बुखार से तपती रहती है। अक्सर ये बुखार पाकिस्तान की सेना के सिर पर चढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान को युद्ध खेलने में क्या मजा आता है? हमारी बहादुर अफवाज पेशावराना महारत और शुजाअत और बहादुरी की ताबिंदा रवायात के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। दरअसल युद्ध और आतंकवाद पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी का ईंधन यानी फ्यूल है, और इस मशीनरी को चलाने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने नागरिकों को युद्ध की आग में झोंकती रहती है। हमने हर जंग हमने शुरू की, 65 की हमने शुरू की, 72 की हमने 72 की, 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। 65 को तो आपने बता दिए। 72 के क्या था, उनकी इलेक्शन हुई थी, बिल्कुल जी वो भाग नहीं जाते पाकिस्तान, उनको शौक था हुकूमत करने का। चाहे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार हो या फिर सैन्य सरकार, युद्ध पाकिस्तान की व्यापारिक मजबूरी है। इसलिए एक नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हैं और हर बार हार का सामना किया है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान भी मानते हैं। तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए और फौज थोड़ी सी वहां रह गई और इंडिया ने अपनी फौज भेजी। उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को 3 हफ्ते के बाद, 14 अगस्त के बाद। वो नहीं हुआ था एक्सीड, इंतजार करता रहा पाकिस्तान शायद कुछ करे। पाकिस्तान ने तो हमने वो जंग हमने शुरू की और जो उसके नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। फिर 1965 की जंग थी, हमारे टैंक भेजे गए अखनूर के पीछे। अखनूर हिंदुस्तान का इलाका था, कब्जे में था, उनके पीछे टैंक भेजे गए हैं, फौज भेजी गई है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो इंडिया रिएक्ट करेगा। तो मैंने अयूब खान से इंटरव्यू मांगा और 3 सितंबर को मुझे उसने मुलाकात का टाइम दिया। मैं अयूब खान के पास गया, मैंने कहा जी आपने हिंदुस्तान के साथ जंग करने का फैसला कर लिया है? क्या तुम्हें किसने बताया? हमने पहल की
मारना शुरू किया उनको, उनने और पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की, और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। 1957 से 1965 तक पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख रहे असगर खान का ये इंटरव्यू करीब 5 वर्ष पुराना है, लेकिन जो असगर खान बोल रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा सत्य है जिससे पाकिस्तान जितना भी मुंह मोड़ ले, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकता। उनकी इलेक्शन हुई थी, बिल्कुल जी, वो भाग नहीं जाते पाकिस्तान, उनको शौक था हुकूमत करने का, करते लोग उनके खुद अपने लोग उनके खिलाफ मुखालफत करते मुजीब रहमान की। इनने कहा कि मौलवी को हक नहीं हुकूमत करने का, अंदाज़ा लगाएं ये कैसे मुल्क चल सकता था। तो वहाँ हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने और पाकिस्तान को तोड़ा। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो और वैसे भी तारीख में कोई 2-3 हज़ार साल से हमले होते रहे। ये फौज, अभी फौज देखिए ना, 40% बजट फौज पर खर्च होती है, 1% तालीम पर। मलेशिया में 30% बजट जो है तालीम पर खर्च होती है, इंडोनेशिया में भी होती है तकरीबन इतनी, यहाँ 1%। तो ये कौम को जहालत की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे भी जाहिल है इस वक्त, और जहालत चाहते हैं ताकि ये बैठे रहें। पाकिस्तान के पास अपनी सेना नहीं, बल्कि वहां की सेना के पास पाकिस्तान नाम का एक मुल्क है, और पाकिस्तान की सेना दूसरे देशों में आतंकवाद बेचने के साथ साथ अपने लोगों को आटा, दाल, चावल, वॉशिंग पाउडर और खीर तक बेचती है। पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान के उद्योग धंधों पर कब्जा है। पाकिस्तान की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना के जेब में जाता है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सेना के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम या फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस में आप अपने घर के चौकीदार को कहेंगे कि यार तू बता आज आपको खाना क्या खाना है? पाकिस्तान अपने चौकीदार से कह रहा है कि यार मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ दो। खुद की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद हंसी भी आएगी कि पाकिस्तान की सेना कॉर्नफ्लेक्स, अनाज, आटा, शहद, चॉकलेट्स और कस्टर्ड पाउडर तक बनाती है। और आपको यह भी बता दें कि भारत से कश्मीर छीनने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना रेडीमेड खीर भी बनाती है। आप लोगों के मन में यह सवाल अब जरूर उठ रहा होगा कि जब पाकिस्तान की सेना का देश की इंडस्ट्रीज और जीडीपी पर इतना नियंत्रण है तो फिर वहां की सेना तख्ता पलट क्यों नहीं कर रही? वो सब कुछ अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती? सरकार को क्यों चलने दे रही है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा करने से पाकिस्तान की सेना को वित्तीय नुकसान हो जाएगा। दरअसल वर्ष 2010 में अमेरिका ने कैरी लुगर नामक एक बिल पास किया था। इस बिल के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को हर साल 10,000 करोड़ रुपए देता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ अपने नागरिकों के लिए, उनके हितों के लिए ही कर सकता है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है और सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली इस वित्तीय मदद को रोक देगा। इस बिल के तहत पाकिस्तान को यह रकम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ही मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा है और अमेरिका भी कई बार पाकिस्तान को दी जाने वाली यह मदद रोकता रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में औपचारिक तौर पर शायद ही कभी तख्ता पलट होगा, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में पाकिस्तानी सेना को मिलने वाले अरबों डॉलर्स उसके हाथ से निकल जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है और पाकिस्तान की नीतियां अब वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां की सेना तैयार करती है। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जरिए और सीमा पर गोलीबारी के जरिए भारत को युद्ध के लिए हमेशा उकसाती रहती है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार उकसाने के बावजूद भी भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, और जब भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध किया है उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। 1957 से 1965 तक पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख रहे असगर खान ने 2011 में
पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने माना था कि हर बार पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हर युद्ध में पाकिस्तानी सेना हार गई। असगर खान ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी माना था कि भारत कभी पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। 1971 में बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचाने के लिए ही भारत ने युद्ध में हिस्सा लिया था। यहां आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की सेना युद्ध के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि युद्ध उसकी व्यापारिक जरूरत है। जब पाकिस्तान सीधे युद्ध नहीं कर पाता तो वो आतंकवादी भेजकर भारत पर हमला करता है और उकसाने की कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष यही कर रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज। हमारा चौकीदार था ना पाकिस्तान का, उसको अपने बाप बना के रखा हुआ। वो खिजाब लगाए, बड़ी बड़ी मूछें लगाए हुए अजीब किस्म के पाकिस्तानी फौजी जो इंडिया से लड़ नहीं सकते, पाकिस्तानी को मारते रहते हैं। हर 2-4 साल बाद कोई 1-2 हजार पाकिस्तानी मार देते हैं, खत्म। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों पाकिस्तान की सेना सिर्फ भारत के साथ युद्ध के सपने देखती है और इसमें वहां की सरकार भी सेना का साथ क्यों देती है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और एक पड़ोसी के तौर पर भारत एक शांति पसंद मुल्क है। कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान को इतनी भारी भरकम सेना की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब किसी देश को वहां की सेना ही चलाने लगे तो फिर युद्ध उसके लिए शुद्ध मुनाफे का जरिया बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान भले ही यह दावा कर रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दोस्त बहुत सारे देश उसके साथ हैं और भारत अलग थलग पड़ रहा है, ऐसा दावा है नवाज शरीफ का। हमारे देश में भी कई नेता ऐसा ही मानते हैं कि भारत अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब हम पाकिस्तान को जबरदस्त झटका देने वाला एक बयान आपको सुनवाना चाहते हैं। यह बयान ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन का है, जो पाकिस्तान को आज उसकी हैसियत बताएंगे। पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर चर्चा कर रही है और हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक सेमिनार हुआ जिसका विषय था इज पाकिस्तान अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और परपेट्रेटर, यानी पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है या साजिशकर्ता। इस सेमिनार में ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान का आतंकी चरित्र उजागर कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वह आतंकवाद का शिकार है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की हकीकत जानती है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि स्पॉन्सर है। जिस वक्त बॉब ब्लैकमैन ये बयान दे रहे थे, जी न्यूज की टीम वहां पर मौजूद थी और हम चाहते हैं कि बॉब ब्लैकमैन की बात आज पूरे पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को और उनके पाले हुए आतंकी हाफिज सईद को गौर से सुननी चाहिए। Under United Nations resolutions, the official position of the Indian government and beyond, the stated position, and quite clearly, is that the whole of Jammu and Kashmir is part of India, and an integral part of India, and that's where we should be starting from. So the illegal occupation of any part of Kashmir by Pakistan should cease, and therefore the whole of the state retained within India, and then security can be maintained. The current position is, of course, that there is frequent, well-documented evidence of infiltration across the line of control into Kashmir and beyond, which creates the undercurrent of both of terrorists, and this is quite, and when we talk about rational people, these are deliberately rational people. These are not hotheads.